तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर है हमारी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है लाइट। लाइट के बारे में हम सब जानते हैं बचपन से, पर लाइट एक्चुअल में होती क्या है, उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, वो हम देखें। तो लाइट जो है ये एक एनर्जी की फॉर्म है, मतलब ये एक टाइप की एनर्जी है जिसकी वजह से हम अपने आसपास के सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। और जो लाइट की स्पीड है एयर में, वो है, वो वैल्यू आपको याद रखनी है, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हम आते हैं लाइट से जुड़े हुए कुछ फिनोमिना हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। तो पहला फिनोमिना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट का किसी शाइनी सरफेस से टकराना और टकराने के बाद सेम मीडियम में वापस चले जाना। इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट की रे आके टकराती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जब वो टकरा के सेम मीडियम में वापस चली जाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर हम एक लाइन अज्यूम करते हैं उसे बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अब हम देखेंगे। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई लिखते हैं हम। और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसे हम एंगल आर लिखते हैं। ठीक है, तो पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, ये पहला लॉ है। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ है इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एंड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये हमेशा सेम प्लेन पे लाई करेंगे और ये हमेशा एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, वो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये कभी भी अलग अलग लाई कर ही नहीं सकते हैं। अब अगर रिफ्लेक्शन होता है तो कुछ इमेज भी बनती है, तो वो इमेजेस जो है वो दो टाइप की होती है, और वो होती है एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज हम कब कहेंगे? कि जब एक पॉइंट से, किसी सोर्स से लाइट की रेज आ रही हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक रे है और मान लीजिए एक रे ये है। तो जब लाइट की रेस किसी पॉइंट पे एक्चुअली मीट करती हैं, एक्चुअली मीट कर रही है, हमें कराना नहीं पड़ रहा है, यहाँ से एक रे आई, यहाँ से एक रे आई और ये एक्चुअली एक पॉइंट पे मीट कर गई, तो वहाँ पे जो इमेज बनती है उस इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। वर्चुअल इमेज कब होगी? जब एक रे ऑफ लाइट आई यहाँ से और एक यहाँ से आई और दोनों वापस चली गई, ये वाली भी वापस चली गई टकरा के, तो अब ये तो कभी मीट करेंगी ही नहीं। तो हमको क्या करना होता है? इनको डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करवा के एक पॉइंट पे मीट कराना होता है। तो जब हम एक्सटेंड करा के किसी लाइट की रे को मीट कराते हैं, वो एक्चुअली मीट नहीं हो रही है, उसे हम मीट करा रहे हैं एक्सटेंड करा के, तो तब जो उस पॉइंट पे इमेज बनती है वो इमेज होती है वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा डायरेक्ट होती है, यानी कि सीधी होती है। अब आते हैं हम उस टॉपिक पे, या अब हम उस चीज़ पे आते हैं जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन जो है होता है, वो है मिरर। मिरर जो है मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्लेन मिरर हम उसे बोलते हैं जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एकदम स्ट्रेट होता है, कहीं से भी वो कर्व्ड नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम स्ट्रेट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो उसे बोलते हैं प्लेन मिरर, जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो इमेज प्लेन मिरर बनाता है उसकी प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। जो प्लेन मिरर की इमेज है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है, यानी कि वो एकदम सीधी होती है और लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं करती, पर वो अपीयर टू मीट होती हैं, तो इसलिए इमेज वर्चुअल होती है।
साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज इक्वल ही होगा हर केस में प्लेन मिरर है तो। और जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है। लेटरली इन्वर्टेड इंपॉर्टेंट वर्ड है। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है कि टॉप और बॉटम तो सेम रहता है, लेकिन जो लेफ्ट और राइट है वो एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि जो आपका लेफ्ट है वो इमेज का राइट और जो आपका राइट है वो इमेज का लेफ्ट बन जाता है। और जो मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है वो बराबर होता है, सेम होता है मिरर और इमेज के डिस्टेंस से, ठीक है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की दूरी और मिरर और इमेज के बीच की दूरी एकदम सेम होती है। अब इसके कुछ यूजेस लिखे हैं। पेरिस्कोप में यूज होता है, कैलाइडोस्कोप्स में यूज होता है, और हमारे लुकिंग ग्लासेस जो हम अपनी शक्ल अपने आप को देखने के लिए ग्लासेस यूज करते हैं उसमें यूज होता है। अब स्फेरिकल मिरर अगर देखा जाए तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो जाता है तब जो मिरर हमारे पास आते हैं उन्हें बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं। एक में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर की साइड होता है और अंदर की साइड पॉलिश्ड होता है, और एक में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड होता है और वो बाहर की साइड से पॉलिश्ड होता है, ठीक है। तो ये वाला जो टाइप का मिरर है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर होता है, इस मिरर को बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और ये वाले जो टाइप का मिरर होता है इसे बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये दो टाइप के मिरर्स होते हैं। आप ऐसे स्पून से समझ सकते हैं, स्पून के एग्जांपल से। जो स्पून का आउटर सरफेस है वो है कॉन्वेक्स और जो स्पून का इनर सरफेस है वो है कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब इससे कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हमें जाननी होंगी। जैसे मान लीजिए बीच में कोई एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर, तो एक जो उसके सेंटर में से इमेजिनरी लाइन जारी होती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो मिरर के सेंटर में से जारी होती है। और मिरर के सेंटर वाले पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, उसकी थोड़ी दूरी पे होता है फोकस और उससे थोड़ी और दूरी पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब कोई भी अगर ये देखिए, अगर कोई भी कर्व्ड सरफेस है तो वो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा, तभी उसे उसमें से कट किया गया है, तो वो किसी स्फीयर का पार्ट तो होगा, तभी तो वो कर्व्ड है। तो उस इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर होता है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये जो मिरर है ये भी एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट होगा और उसका जो सेंटर होगा उसे बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल से फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, F इज इक्वल टू R अपॉन 2। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो इसमें अगर F इज इक्वल टू R अपॉन 2 है तो अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है तो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ पता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा आगे यूज़ करेंगे। अब रे डायग्राम हमें बनाने हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो पहला रूल है हमारा, ये रूल क्या बताता है कि अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है तो वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही वापस चली जाएगी, ठीक है। ये पहला रूल है। सेकंड रूल क्या है हमारा, कि अगर कोई लाइट की रे फोकस से आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही वापस जाएगी। ये सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूनिक है। थर्ड रूल क्या है कि अगर कोई लाइट की रे, ठीक है, जो सोर्स से आ रही है वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद बिना डेविएट हुए, बिना अपना पाथ चेंज करे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी, यानी कि जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। और फोर्थ और लास्ट रूल ये है कि अगर कोई लाइट रे पोल पे आके टकराती है, पोल पे, तो वो जिस एंगल से, मान लीजिए ये एंगल आई से आई है, तो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से
वापस चली जाएगी। ठीक है, इस एंगल को मान लेते हैं एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस केस में क्या होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि जो रे जिस एंगल से आके पोल से टकराई है वो उसी एंगल से वापस चली जाएगी। ठीक है, अब इसी बेसिस पे हमने अपने रे डायग्राम्स बनाए थे, एनसीईआरटी बुक में भी हैं, वहां से भी आप समझ सकते हैं, और कुछ कुछ यहाँ पर भी हैं। ठीक है, सबसे पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी कहीं भी हो सकता है, बहुत दूर, हमें नहीं पता है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारा मिरर था। तो इन्फिनिटी से जो रेज आती है ना, वो क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, हमें पता नहीं है कहाँ है, तो वो पैरेलल रेज आती हैं। ठीक है, इन्फिनिटी से। तो हमने पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो टकराने के बाद कहाँ से वापस जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से। ये वाली भी फोकस से वापस जाएगी, और जहाँ पे ये मीट करेंगी, कहाँ पे मीट करेंगी, ये फोकस पे, वहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, तो कुछ चीज़ आपको याद रखनी है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है तो उससे दो रेज निकलती हैं। ठीक है, दो लाइट की रेज निकलेंगी, और जहाँ पर दो लाइट की रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। बस इतना याद रखना। तो यहाँ पे लाइट की रेज इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, फोकस पे, तो हमारी इमेज कहाँ बनी है, एट फोकस। साइज कैसा है, पॉइंट साइज, और नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों, क्योंकि लाइट की रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर रे डायग्राम। अब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लिया है सी के पीछे, बियॉन्ड सी लिया है। ठीक है, मैंने बताया था एक ऑब्जेक्ट में से दो रेज निकलेंगी। ठीक है, दो रेज, बस इतना याद रख के चलना है। तो पहली रे गई सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और टकरा के कहाँ से वापस आ गई, फोकस से वापस आ गई। ठीक है, तो ऐसे गई और फोकस से वापस आ गई। अब जो सेकंड रे है, अब वो सीधी तो जा नहीं सकती, क्योंकि एक रे ऑलरेडी फोकस से आ चुकी है वापस, तो अब उसके पास तो रास्ता बचा नहीं है, उसी वो सेम पाथ पे थोड़ी ना जाएगी, तो अब उसे कोई और रास्ता चुनना पड़ेगा। तो अब वो कौन से रास्ते से जाएगी, वो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने पढ़ा है कि जो लाइट की रे जैसे जाती है वो वैसे ही वापस भी उसी सेम रास्ते से बिना डेविएट हुए आ जाती है। तो फोकस से जो रे आ रही है वो ये वाली है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली है। ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पर है, सी और एफ के बीच में। तो हमारी जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, बिटवीन सी एंड एफ। साइज क्या है आप देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट का साइज था, ये वाला ए भी यहाँ लिखा है, ये ऑब्जेक्ट का साइज है, और ये इमेज का साइज है। तो साइज जो है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, हमें दिख रहा है, और नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट रे डायग्राम। अब हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे करके आगे लाएंगे। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आ गए, एट सी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे रख दिया सी पे अपना ऑब्जेक्ट। तो वही सेम रूल याद रखना है कि एक ऑब्जेक्ट से दो रेज निकलेंगी, एक सीधी गई प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो फोकस से वापस आ गई। ठीक है, और जो दूसरी रे है वो अब उस सेम पाथ से तो जा नहीं सकती, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो उसे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सी से भी वो जा नहीं सकती, तो अब वो फोकस से जाएगी, और फोकस से जो रेज आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। ठीक है, तो जो दोनों रेज हैं वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो इमेज है वो इसी पॉइंट पे बनेगी, और ये पॉइंट क्या है, एट सी। ऑब्जेक्ट भी था सी पे, इमेज भी बनी सी पे। साइज क्या है, दोनों का सेम है, तो साइज के लिए लिखेंगे सेम एज ऑब्जेक्ट, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ रे डायग्राम। अब हम सी के, यहाँ सी है, सी से थोड़ा और आगे लिया है अपने ऑब्जेक्ट को। अब हमने रखा एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट से दो रेज निकलेंगी, एक तो मिरर से टकराने के बाद फोकस से जाती है, अब दूसरी वाली सी से तो सी से भी जा सकती है, पर सी से जाने से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा रे डायग्राम। तो मेरा मानना है कि आप फोकस से भेज सकते हो, है ना, फोकस से तो हम भेज ही सकते हैं। तो आप दूसरी रे को फोकस से भेज सकते हैं, और फोकस से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस जाएगी।
तो दोनों रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, उस पॉइंट पे हमारी बन जाएगी इमेज, ठीक है। और ये थोड़ा प्रिंसिपल एक्सिस है, थोड़ा अनटाइडी सा हो रहा है, वो हम देख सकते हैं। अभी समझने के लिए समझो, दो रेस थी, दो रेस जानी थी, एक गई सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से वापस, दूसरी फोकस से गई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस आ गई। दोनों इंटरसेक्ट क्या कर रही है, सी के भी पीछे, तो इसीलिए इमेज क्या बन रही है, बियॉन्ड सी। साइज क्या है, बड़ा दिख रहा है हमें थोड़ा सा, तो लार्जर देन इमेज, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये आप रे डायग्राम देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में भी होगा। और हमारा ये वाला जो 5th केस है, इसमें अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पे एट एफ, ठीक है। तो पहली रे, दो रे जाती हैं, तो पहली रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और फोकस से वापस, ठीक है, और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से वापस आ जाएगी। अब दूसरी वाली तो फोकस से नहीं जा सकती है ना, तो अब वो कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो रिफ्लेक्शन के बाद जैसे गई वैसे ही वापस। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे तो ये कभी भी इंटरसेक्ट कर नहीं सकती, और अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड करके देखें, करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि ये पैरेलल रेज आ गई हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी, इन्फिनिटी पे यानी कि बहुत दूर, हम कुछ नहीं बता सकते कहाँ बनेगी इमेज, ठीक है। और इन्फिनिटी पे बनेगी तो साइज भी क्या होगा, हाईली एनलार्ज होगा, बहुत बड़ा साइज होगा, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी तो बहुत दूर है। और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और अब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं अपनी फाइनल पोजीशन पे। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है। अब हम रख रहे हैं बिटवीन पोल एंड फोकस, यहाँ रखा है अपने अपना ऑब्जेक्ट। दो रेज जाएंगी, पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और फोकस से वापस, और दूसरी वाली जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे जाएगी वैसे ही वापस। अब ये यहाँ पे तो कभी मीट करने से रहे, तो हम इन्हें एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, और एक्सटेंड करके मीट कराएंगे मिरर की अपोजिट साइड में, ठीक है, और हमारी वहीं पे इमेज बनेगी, ठीक है। अब ये इमेज लाइंस के एक्चुअल मीटिंग से तो बनी नहीं है, ये हमने एक्सटेंड करा के मीट कराया है, तो इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि इमेज जो है वो सीधी बनी है, ठीक है। और साइज क्या है, आप देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट का साइज है, इमेज का साइज है, तो साइज है हमारा एनलार्ज्ड, और इमेज क्या बनी है, बिहाइंड द मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ऐसा केस है, इकलौता ऐसा केस है जिसमें जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, और साइज भी बड़ा है काफ़ी, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर के काफ़ी सिंपल रूल्स हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का पहला रूल तो ये है कि ये मिरर है, कोई लाइट की रे अगर मान लीजिए ऐसे इंसिडेंट, कोई लाइट की रे अगर ऐसे आई तो वो रिफ्लेक्शन के बाद टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। तो हमें इसे एक्सटेंड करा के कहाँ लाना होगा, फोकस पे एक्सटेंड करा के लाना होगा, ये पहला रूल है। उसके बाद एक और रूल था कि ये अगर कॉन्वेक्स लेंस है, कोई लाइट अगर इस पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके टकराती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे वापस चली जाती है, और हमें एक्सटेंड करा के उसको फोकस तक लेके आना होगा, ठीक है। और थर्ड रूल है वही सी वाला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई अगर लाइट की रे जाती है तो वो जैसे गई है वो सेम पाथ से वापस आ जाएगी, ठीक है। और ये पोल वाला रूल कि अगर कोई लाइट जो है वो पोल पे इंसिडेंट है तो वो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस चली जाएगी। एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होंगे एक दूसरे के। अब इसके इसके दो ही रे डायग्राम है। पहला तो जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, इन्फिनिटी से दो पैरेलल रेज आती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद वापस चली गई दोनों रेज, तो हम उसको एक्सटेंड करा के दोनों रेज को फोकस तक लाएंगे, और दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, फोकस पे, तो हमारी इमेज बनेगी फोकस पे, साइज होगा पॉइंट साइज। और क्योंकि हमने लाइट रेज को एक्सटेंड करके मीट कराया है तो नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और
अब हमने उसको प्रिंसिपल एक्सिस पे रख दिया सेकंड केस में, तो प्रिंसिपल एक्सिस में रख दिया है तो एक ऑब्जेक्ट से 2 रेज जाती हैं, पहली गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऐसे ही वापस चली गई, ठीक है, तो उसको हमको एक्सटेंड करा के फोकस तक लाना पड़ा। अब दूसरी वाली जाएगी सी से, ठीक है, दूसरी वाली को हम सी से भेजेंगे, सी से जैसे गई सेम डायरेक्शन में वापस, अब दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, तो कहाँ पर इंटरसेक्ट करा दोनों ने, बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है, तो इमेज बनी हमारी बिटवीन पी एंड एफ, साइज था डिमिनिश्ड, देख सकते हैं हम ऑब्जेक्ट से तो छोटा ही है, डिमिनिश्ड, और नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यूजेस ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस पूछे जाते हैं। कॉनकेव मिरर को हम सर्च लाइट्स में, टॉर्चेस में और व्हीकल हेडलाइट में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें पावरफुल पैरेलल बीम मिले लाइट की, ठीक है। और कॉनकेव मिरर को हम शेविंग मिरर में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसे बहुत अपने फेस के क्लोज पकड़ेंगे तो हमें वर्चुअल इरेक्ट और लार्जर इमेज मिलेगी हमारे फेस की, ठीक है। और डेंटिस्ट भी कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं हमारे टीथ की लार्जर इमेज देखने के लिए, ठीक है। अब और कहाँ ये यूज़ हो सकता है, और ये सोलर फर्नेस, सोलर कुकर में भी यूज़ होता है। अगर कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस हम देखें तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमने देखा है व्हीकल्स के रियर व्यू मिरर में यूज़ होता है, जो साइड में मिरर होते हैं या जो कार में सेंटर में भी मिरर होता है, वहाँ पे ये यूज़ होता है, क्योंकि ये हमें एक तो इरेक्ट इमेज देता है, ठीक है, और ये हमें एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो बाहर की तरफ से कर्व्ड है, तो हम इससे ज़्यादा डिस्टेंस देख सकते हैं, मतलब ज़्यादा एरिया देख सकते हैं। और सिक्योरिटी मिरर आपने देखा होगा कई मॉल में, मेट्रो स्टेशन वगैरह में सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी हम बड़े बड़े कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी रिफ्लेक्शन के आखिरी टॉपिक पे हम आ जाते हैं, जो कि है साइन कन्वेंशन, और मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ये भी साइन कन्वेंशन ही है। तो साइन कन्वेंशन के लिए आप बीच में कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले सकते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जो मिरर है उसके लेफ्ट साइड में जितना भी डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव में लेना है, और राइट साइड में जितना भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव में लेना है, ठीक है। तो बता देती हूँ मैं, यू हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, ठीक है, वी बोलते हैं इमेज डिस्टेंस को, और एफ बोलते हैं हम फोकल लेंथ को, ठीक है, एफ हो गया फोकल लेंथ। अब ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा इस साइड ही रखते हैं, तो यू जो है वो ऑलवेज नेगेटिव लेंगे, तो लेफ्ट साइड की सारी चीज़ें नेगेटिव, राइट साइड की सारी चीज़ें पॉजिटिव, और फोकल लेंथ हम कॉनकेव के केस में नेगेटिव लेंगे, कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव लेंगे। इमेज डिस्टेंस, जब इमेज लेफ्ट साइड बन रही है तो नेगेटिव, राइट साइड बन रही है तो पॉजिटिव। हाइट देखनी है, हाइट अगर कोई भी चीज़ सीधी है, एकदम सीधी, तो उसकी हाइट होगी पॉजिटिव, चाहे वो कहीं भी हो, लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, हाइट होगी पॉजिटिव। और अगर कोई चीज़ उल्टी है, इन्वर्टेड है, ठीक है, इन्वर्टेड है, तब उसकी हाइट होगी नेगेटिव, चाहे वो राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो। इसमें हाइट के लिए हमें राइट लेफ्ट नहीं देखना है, हमें बस देखना है कि सीधी है या उल्टी है, सीधी है तो हाइट पॉजिटिव, उल्टी है तो हाइट नेगेटिव, ठीक है। ये आप कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं, और फिर इसी बेसिस पे हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना है इस चैप्टर में, ठीक है। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को बोलते हैं हम मिरर फॉर्मूला। ये क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, यानी कि जो इमेज है वो मिरर से कितनी दूरी पे बनी है। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितनी दूरी पे है। और f है हमारी फोकल लेंथ। और एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे मैग्निफिकेशन का, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, -v/u, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और एक और फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दोनों को अगर हम क्लब कर दे तो ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट सा आ जाता है। इसमें 4 चीज़ें हैं, 4 में से कोई भी 3 देके आपको चौथी निकालने पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और ये दोनों ही फॉर्मूले, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले के लिए आपको
साइंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी साइन आप लेंगे आपको बहुत ध्यान से लेने हैं, ठीक है। तो ये नोट्स में मैंने लिखा है, ठीक है। मैग्निफिकेशन का साइज अगर साइन मैग्निफिकेशन का अगर नेगेटिव आ रहा है तो जो आपकी इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। अगर आपकी मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी है, ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटी है, ठीक है, मैग्निफिकेशन अगर 1 से छोटी है, इफ़ m इज़ लेस देन 1, तो आपकी जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी है। अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल है, ठीक है। बस ये 2-3 चीज़ें याद रखनी थी। अब आते हैं रिफ्रैक्शन पे। तो रिफ्रैक्शन कब होता है? रिफ्लेक्शन में तो क्या था कि कोई भी लाइट रे टकरा के सेम मीडियम में वापस आ गई, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो लाइट है वो सेम मीडियम में वापस नहीं आती। ये मीडियम 1 है, लाइट ये नॉर्मल है, ठीक है, रे ऑफ लाइट आई, ये मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर चली गई, ठीक है। तो चेंज इन पाथ ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है तो जब जो उसके पाथ में चेंज आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जब वो रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की टूवर्ड्स बेंड हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो पहले नॉर्मल से थोड़ी दूर थी, अब नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। और जब वो डेंसर से, ये नॉर्मल है, डेंसर से रेयरर में जाती है तो वो नॉर्मल के अवे जाती है, नॉर्मल के अवे बेंड होती है। तो ये कुछ याद रखने लायक चीज़ें हैं कि डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयरर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। ऐसे लाइट की रे बेंड होती है। अभी होती क्यों है लाइट की रे ऐसे बेंड, मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि लाइट का पाथ ही चेंज हो गया? तो इसका रीज़न मेन है कि जो लाइट की स्पीड है वो हर मीडियम में डिफरेंट है, ठीक है। लाइट रेयरर मीडियम में ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है और डेंसर मीडियम में उतनी स्पीड से ट्रैवल नहीं कर पाती है, ठीक है। तो जैसे ही लाइट डेंसर मीडियम में एंटर करती है उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है और वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और जैसे ही लाइट रेयरर मीडियम में जाती है उसकी स्पीड एकदम से फास्ट हो जाती है, बढ़ जाती है, और वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है, ठीक है। हमने भी देखा है ना, जब हमारे पास खूब स्पेस होता है चलने के लिए तो हम फास्ट चलते हैं, और जब बहुत भीड़ होती है किसी एरिया में तो हम इतना फास्ट चल नहीं पाते। सेम लाइट के साथ है, डेंसर मीडियम में वो ज़्यादा फास्ट नहीं चल पाती है, रेयरर मीडियम में वो बहुत फास्ट ट्रैवल करती है। तो इसीलिए डेंसर मीडियम में टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयरर मीडियम में अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब एग्जाम्पल बहुत सारे देखे हैं हमने, पेन से पानी के अंदर आप कुछ भी दिखेगी वो बेंड या फिर थोड़ी सी मतलब ऊपर उठी हुई उभरी हुई आपको दिखेगी, वो सब रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो ये वाला डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, पूरी कांच की बनी हुई होती है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक रे आई, ठीक है, तो ये एयर से आई है, एयर रेयरर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम है, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। एयर है, ये ग्लास है, और वापस बाहर एयर है, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। अब यहाँ पे भी एक नॉर्मल आएगा, तो अब जैसे ही ग्लास से बाहर निकलेगी तो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो अब वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। तो इसमें जो लाइट है वो 2 टाइम्स रिफ्रैक्ट हो रही है, एक बार रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, और एक बार डेंसर टू रेयरर, ठीक है। जब रेयरर टू डेंसर आई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, और फिर डेंसर से रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। और ये वाला एंगल होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, एंगल ई। ये वाला एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर ही बोलते हैं इसे, ठीक है। तो एक इसका भी लॉ होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस हमेशा इक्वल ही होता है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
जो इंसिडेंट रे थी और ये वाली जो इमर्जेंट रे है यानी कि जो बाहर निकली है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो शिफ्ट आई है इनके पाथ में, जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों लाइन वैसे पैरेलल होती हैं, ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे में, इसे बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है बिल्कुल ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह सिंपल है, इजी है। तो पहला लॉ तो वही है कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, वो हमेशा सेम प्लेन पे लाई करते हैं और वो एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, वो होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और सेकेंड लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा किसी भी एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए, और वो कांस्टेंट वैल्यू जो आएगी उसे हम बोलते हैं किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि किसी भी मीडियम की डेंसिटी या फिर भारीपन, ठीक है। तो डेंसिटी यानी कि कोई एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में गई तो उसका पाथ चेंज हुआ, तो कितना उसका पाथ चेंज हुआ वो हम उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जान सकते हैं। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा चेंज आएगा लाइट के पाथ में, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, एब्सोल्यूट मतलब कि फर्स्ट मीडियम जो है वो एयर है, सेकेंड मीडियम कुछ भी हो सकता है, सेकेंड मीडियम एनीथिंग, ठीक है, लेकिन फर्स्ट मीडियम जहाँ से लाइट आ रही है वो एयर ही है, ठीक है। तब हमें जब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तब हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा सेकेंड वाले मीडियम का जिसमें एयर से लाइट गई है ट्रैवल करके। अब सपोज कीजिए कि अब जो दो मीडियम थे उनमें से अब एक मीडियम एयर नहीं है, अब कोई और सा मीडियम है, तब जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जैसे ये लाइट गई है, ये था मीडियम 1, ये नीचे वाला है, यहाँ नीचे कहीं पर है मीडियम 2, ठीक है। मीडियम 1 से लाइट मीडियम 2 में गई है, तो हमें मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब हमें जो ऊपर वाला मीडियम था, फर्स्ट मीडियम ये सेकेंड मीडियम, ठीक है, अब सेकेंड मीडियम का फॉर्मूला, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो ऊपर वाला फॉर्मूला, लेकिन अब फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है जिसमें लाइट पहले थी, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। यानी कि आपको जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है जिस भी मीडियम का, उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपको डिनोमिनेटर में ही लेके चलनी है। अब रिफ्रैक्शन से जुड़े काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, तो उसमें आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा एक लेंस। लेंस क्या होता है? ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें या तो दोनों सरफेसेस स्फेरिकल हो सकते हैं या कोई एक सरफेस स्फेरिकल हो, एक पूरा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है। तो लेंस दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस जिसे हम कन्वर्जिंग बोलते हैं और एक होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस काफ़ी टाइप के हैं, प्लेनो कॉनकेव, कॉनकेवो प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स। हमको सिर्फ डबल कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ना है। और कॉनकेव लेंस कैसे होते हैं? ये जो है ये एजिस से थिक होते हैं, सेंटर से पतले होते हैं, ठीक है। तो ये भी कई टाइप के होते हैं। ये है प्लेनो कॉनकेव, ठीक है, ये है कॉन्वेक्सो कॉनकेव और ये होता है एक डबल कॉनकेव, ठीक है। हमें भी इसमें डबल कॉनकेव ही पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं ये वाला एजिस से ठीक है, बीच से पतला, और वो वाला एजिस से पतला है और बीच से थिक है, ठीक है। अब इसके भी रे डायग्राम्स होते हैं बहुत सारे, एनसीईआरटी बुक में भी हैं। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। पहला रूल क्या था? ये बीच में लेंस है, अभी हम
कॉन्वेक्स मिरर के पढ़ रहे हैं, तो ये बीच में है कॉन्वेक्स मिरर नहीं, अभी हम कॉन्वेक्स लेंस के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए बीच में लेंस है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आएगी वो, तो फिर वो ये इधर इसका क्या होता है F1, इस साइड होता है इसका F2, इधर 2F1 और इधर 2F2। तो कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो F1 से वापस जाएगी, ठीक है। सेकेंड रूल क्या होता है? सेकेंड रूल होता है कि कोई भी लाइट रे अगर F2 से आती है, कोई भी लाइट रे अगर F2 से आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है, ठीक है। और थर्ड रूल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थर्ड रूल ये होता है, देखो लेंस का जो सेंटर होता है ना उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर O। तो जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो जिस पाथ से गई है वो वैसे की वैसी ही वापस आ जाती है, ठीक है। अब उसके कुछ रे डायग्राम है। पहले में वही है, इन्फिनिटी पे होता है ऑब्जेक्ट, तो इन्फिनिटी से 2 रेज आई, ठीक है, और मिरर से रिफ्रैक्शन के बाद F1 से वापस, ये वाली भी F1 से वापस। तो ये कहाँ पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है? एट F, मैंने फिर गलत लिखा है क्या? इमेज ये सब ना जो राइट साइड में होता है इसे F2 बोलते हैं, हमेशा गलत होती है। F1 2 तो किस साइड भी ले सकते हैं ना, उससे कोई फर्क पड़ता है? ख्याल से तो नहीं पड़ता। ये फोकस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको F2 भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो फोकस पे इमेज बनी है रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि एक्चुअल मीटिंग से बनी है, और साइज क्या है? पॉइंट साइज। अब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे बियॉन्ड 2F1, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट से 2 रेज निकलती हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, रिफ्लेक्शन के बाद F2 से गई, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी, और दोनों इंटरसेक्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। साइज क्या है? ऑब्जेक्ट से छोटा है, यानी कि थर्ड रे डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला भी। ये अब हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके आए, एट 2F1 रखा है, तो अब हमारी इमेज क्या बनेगी? एट 2F2। रूल सेम है, सारे ही सेम है। तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद F2 से जाएगी और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, वो मीट क्या करेंगी? एट 2F2। साइज क्या होगा? सेम नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, एकदम ये कॉनकेव मिरर में जो एट C वाला जो केस होता है ना उसके जैसा ही है थोड़ा थोड़ा। अब हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते जाएंगे, इमेज पीछे जाती जाएगी और साइज बड़ा हो जाएगा। अब हम ऑब्जेक्ट को लिया है बिटवीन 2F1 एंड F1, तो वही सेम रूल फॉलो करा, तो हमारी इमेज कहाँ बनी है? यहाँ पे, ठीक है। ये कहाँ पे बनी है? बियॉन्ड, ये था हमारा 2F2, तो कहाँ बनी है? बियॉन्ड 2F2, 2F2 के भी पीछे बनी है। साइज क्या है? हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट से बड़ा है, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। और फिफ्थ वाला जो रे डायग्राम है, इसमें अब हम F1 पे रखेंगे, तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो F2 से वापस F2 से जाएगी, और एक ऑप्टिकल सेंटर से जैसी जाएगी वैसे आ जाएगी। अब ये इधर तो मीट करेंगे नहीं, इधर भी अगर हम देखें तो ये इधर भी मीट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये पैरेलल रेज बन चुकी हैं, तो कभी मीट नहीं करेंगे। तो हम ऐसा सपोज कर लेंगे कि जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज हाईली एनलार्ज। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लिया है, अब कहाँ लेके आ गए? बिटवीन हम ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, ठीक है। तो सेम रूल फॉलो करना है, एक रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो F2 से वापस, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जैसे जाएगी वो वैसे ही वापस आ जाएगी। अब ये इधर तो मीट करने नहीं वाले हैं, तो अब हम इन्हें ऐसे 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 करके थोड़ा थोड़ा पीछे की साइड एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। और जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बन रही है? हमारी इमेज कहाँ बन रही है? लेंस की अपोजिट साइड में, बिटवीन F1 एंड 2F1, ठीक है। साइज क्या है? लार्जर देन ऑब्जेक्ट,
और नेचर क्या है, वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें लाइट की रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही थी, हमने उसे एक्सटेंड करके मीट कराया है। ठीक है, अब कॉन्केव लेंस के रूल्स भी देख ही लेते हैं। कॉन्केव लेंस का रूल है कि कोई लाइट की रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो ऐसे चली जाती है और हमें उसे एक्सटेंड करा के F1 तक लाना पड़ता है। ठीक है, और अगला रूल क्या है कि अगर कोई लाइट की रे ऐसे आती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। ठीक है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है रिफ्रैक्शन के बाद। ठीक है, और उसे हमें एक्सटेंड करा के F2 तक लाना पड़ता है। और थर्ड रूल है हमारा ऑप्टिकल सेंटर वाला। सेम ऑप्टिकल सेंटर से जैसे जाएगी वो बिना डेविएट हुए सेम पाथ से वापस आ जाएगी लाइट की रे। इसके दो ही रे डायग्राम है। एक बार ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो लाइट की रे पैरेलल, दो रे आती है पैरेलल इन्फिनिटी से, चली गई और रिफ्रैक्ट होके तो हम उसे एक्सटेंड करा के F1 तक लेके आएंगे और जो इमेज है वो हमारी F1 पे बनेगी। साइज होगा पॉइंट साइज और नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि हमने एक्सटेंड करा के मीट कराया, वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही थी। अब हम उसे प्रिंसिपल एक्सिस पे रखेंगे कहीं पर भी। दूसरा केस है, प्रिंसिपल एक्सिस पे रख दिया तो एक रे तो जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे चली गई और दूसरी वाली ऑप्टिकल सेंटर से जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी और इस वाली को हमको एक्सटेंड करके फोकस तक लाना होगा। दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ इमेज बनेगी। तो इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन O एंड F1। नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज है छोटा डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा था, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रखेंगे तो यही केस होगा, लेकिन हमने कहाँ रखा है, बिटवीन F1 एंड 2F1। ठीक है, लेंस फॉर्मूला बिल्कुल मिरर फॉर्मूला की तरह है, बस साइन का यहाँ पे फर्क है। यहाँ पे आता है माइनस साइन, नेगेटिव। ठीक है, बीच में 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v है इमेज डिस्टेंस यानी कि लेंस और इमेज के बीच का डिस्टेंस, u है लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस और f है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी थोड़ा सा चेंज है, साइन का फर्क है, बस v/u हो जाता है और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सब कुछ सेम है। एक चीज आपको याद रखनी है, कॉनकेव मिरर हो या लेंस उसके लिए फोकल लेंथ माइनस में होगी दोनों के लिए, और कॉन्वेक्स मिरर और लेंस दोनों के लिए फोकल लेंथ कैसे होगी, प्लस में। ठीक है, आगे हम न्यूमेरिकल की भी वीडियो डालेंगे इस चैप्टर की, तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। आखिरी टॉपिक है अब इस चैप्टर का, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ अ लेंस। पूछा जाता है इट इज़ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस है कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग है कॉन्केव। तो कन्वर्जिंग लेंस लाइट को कितना कन्वर्ज कर रहा है, या डाइवर्जिंग लेंस जो है वो लाइट को कितना ज़्यादा कितने एंगल से डाइवर्ज कर रहा है, वो हमें लेंस की पावर से ही पता चलता है। ठीक है, जैसे ये एक मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो लाइट आई तो ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो इसकी पावर ज़्यादा है। ठीक है, और अगर ये ज़्यादा कन्वर्ज नहीं कर पाता तो पावर कम है। तो यानी कि जो लाइट है वो कितना ज़्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज होती है वो हमें उसकी पावर से पता चलता है। तो पावर का फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ इन मीटर। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी है तो आपको पहले उसे मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। और पावर की ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर, कैपिटल D लिखते हैं हम उसे। और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसीलिए उसकी पावर भी नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो इसलिए पावर भी पॉजिटिव। अब ये तो हो गई सिंगल लेंस की बात, लेकिन बहुत सारे लेंस दिए हैं और उनकी कॉम्बिनेशन की, पूरे कॉम्बिनेशन की पावर निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल लेंस की फोकल लेंथ को बस रेसिप्रोकल करके प्लस कर देंगे, उससे हमारी पूरे लेंस के कॉम्बिनेशन की पावर निकल जाएगी। और टोटल सारे लेंसेज की मैग्निफिकेशन निकालनी है तो क्या करेंगे, M1 यानी कि एक लेंस की निकाली, M2 सेकेंड लेंस, M3 थर्ड लेंस, तीनों की मैग्निफिकेशन निकाल के उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा लाइट चैप्टर। इसके न्यूमेरिकल्स के लिए जल्दी एक वीडियो आने वाली है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को समझिए और इस
इस वीडियो में कुछ भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड आपको, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब आने वाले टाइम में काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी एजुकेशनल वीडियोस, काफ़ी आपके लिए जो काफ़ी यूज़फुल वीडियोस होंगी वो इस चैनल पे आने वाली हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप hustling, and good luck for your board exams. Goodbye.